Sialkot has selected the surgical sector as its Sector of the Year project. As we all know that Sialkot is one of the main industrial city. It's hub of SME and cottage industry, who are producer of quality products of different industries. The major industries of Sialkot includes sports goods, surgical instrument, leather goods, sportswear, musical instrument, gloves, and other miscellaneous industries. As per SMEDA 2020 data, around more than 200,000 people are engaged directly or indirectly with the export activities. Export earnings of the city stands around 2.2 billion. These figures were of 2019-20, and the share of the exports of Sialkot in total export of Pakistan is approximately 10%. So these are some of the highlights of Sialkot city, specifically with reference to exports and the people engaged in export related activities. Surgical sector is also one of the most important sector. That's why, as I told earlier, that we have selected it as the sector of the year for looking into the issues being faced by this sector in access to finance. So that's all from my side. Now I would like to request Mr. Imran Ahmed, Additional Director, Development Finance Sports Department, State Bank of Pakistan, to kindly share his views and input on the topic subject. Thank you. Imran Sahib, it's over to you now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी तमाम लोगों का, सिमाब से, SECB से, TDAB से तमाम लोग जो बैंकर्स कनेक्ट हुए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने जैसे बताया, हमारी कोशिश तो ये है कि हम मुख्तलिफ सेक्टर्स को फैसिलिटेट करें। स्टेट बैंक मुख्तलिफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए काम कर रहा है, जिसमें एक्सपोर्ट फाइनेंस भी है और अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स हैं। उसके अलावा ब्रांचलेस बैंकिंग है। अलावा जी SME के लिए भी, SMEs के लिए हमने एक मुख्तलिफ स्कीम्स दी हुई हैं, जिनको हम वक्तन फ़वक्तन कोशिश करते हैं कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पे SMEs, और किसी साथी ने सही कहा था कि ये चैम्बर्स जो होते हैं वो बड़ी कंपनीज के वो होते हैं, नुमाइंदे होते हैं। तो हमने चैम्बर्स के साथ साथ अब बिजनेस एसोसिएशंस के साथ भी काफ़ी ज़्यादा सेशंस किए हैं, लेकिन मज़ीद करने की ज़रूरत है। अब ये भी अच्छी बात है कि जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं, मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक है, SECB है, TDAB है, और इस तरह से SMEDA वाले हैं, हम सब का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ चीज़ें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो सर्जिकल का वो है सेक्टर, इसमें अच्छी बात ये है कि TDAB वाले भी फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा जो सियालकोट ऑफिस है उन्होंने भी एक सेक्टर फॉर कंसिडरेशन इसको चुना हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा कि इंशाल्लाह हम सब मिलजुल के इसके लिए काम करें और फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। अब हमें ज़ाहिर है कि हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये स्कीम्स अवेलेबल हैं SMEs के लिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कोई इस वक्त स्ट्रक्चर हमारे पास तरीका नहीं है जिससे हम जान सकें कि ये जो ख़ास, अगर हम सिमाब से अगर आज गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम एक अंदाज़ा हो सके कि इनके कितने एक ऐसे मेंबर्स होंगे जिनको पाकिस्तान में काम करने के लिए जो हम स्कीम्स बता रहे हैं उनमें से इनको फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी। क्योंकि ज़ाहिर है कि हम बता तो देंगे, और ये भी मुमकिन है कि वो उनको ज़रूरत हो, ये भी मुमकिन है ज़रूरत ना हो। तो चले बहरहाल आज इंशाल्लाह अवेयरनेस कर लेते हैं, और ये नहीं ज़रूरी कि भाई आज हमने कर लिया तो फिर बाद में कभी नहीं कर सकते। अगर उनको ज़रूरत होगी इससे ज़्यादा सेशन करने की कि आज कुछ मेंबर्स नहीं आ पाए, बाकियों के लिए फिर कर लें, तो हम फिर कर लेंगे। इसमें यह भी हो सकता है कि हम बता दें, बाद में ये किसी बैंकर से रब्ता करें तो वो कोई अच्छे तरीके से या तो बात ना सुने या स्कीम को एंटरटेन करने की कोशिश ना करें। इस सिलसिले में हम भी मौजूद हैं कराची से हेड ऑफिस से, लेकिन हमारे जो चीफ मैनेजर साहब हैं अंसर इफ्तिखार भट्ट साहब, वो मौजूद हैं। आप उनसे बातचीत करें,
उस दिन मैंने अपने ईमेल और नंबर भी नोट करा दिए थे, आपके जो नुमाइंदे उनको आप हमसे भी रब्ता रख सकते हैं। लेकिन हमारे चीफ मैनेजर मौजूद हैं, कोई भी शिकायत हो, कोई भी मुश्किल आ रही हो, आप ज़रूर उनसे रब्ता करके बता सकते हैं। तो अब हम ज़ाहिर है कि मज़ीद वक्त इसमें नहीं लगाते कि इधर उधर की बातों पे हम चलते हैं स्कीम की तरफ। बट साहब बस मैं सिर्फ मुख्तसरन ये कहूँगा कि इनिशियली अगर टी डैब वाले कुछ कहना चाहें तो उनसे हम सुन लेते हैं, फिर ज़ाहिर है कि प्रेजेंटेशन हमारी और SCCP की हैं, फिर उस तरफ चले जाएंगे। We are most welcome और we are thankful for to them for joining this session जी, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस सेशन में जो है अपने हमें ज्वाइन करवाया और काफी इंफॉर्मेटिव चीजें हमें आपसे सीखने को मिल रही हैं। बेसिकली टीडैब जो है वो सर्जिकल के ऊपर काम तो कर रहा है, लेकिन फाइनेंसिंग के हवाले से, रीफाइनेंसिंग के हवाले से जो स्कीम्स हैं वो SBP ने करनी है, और इसी हवाले से हम ये जानना चाह रहे थे ताकि जो भी चीजें SBP कर रहा है उसी के बेसिस पे फिर TDA भी अपने इनिशिएटिव्स लेकर जितना हो सकता हो सर्जिकल सेक्टर को जो है एकोमोडेट कर सके। जी, और जैसे कि सना ने सना ने अभी थैंक यू किया, तो वी आर रियली ग्रेटफुल, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात की खुशी भी है कि ये जो स्टेट बैंक का इनिशिएटिव है कि आप लोग आगे बढ़ के हमारे सेक्टर वाइज आप कोऑपरेट कर रहे हैं, और जिस तरह आपने कहा कि इस दफा आपकी प्रायोरिटी सर्जिकल सेक्टर है, हम ये चाहेंगे कि ना सिर्फ सर्जिकल में बल्कि ये कि और सारे सेक्टर्स में भी आप लोग इसी तरीके से बढ़कर आए, और क्योंकि बहुत जगह हम एज अ टीडैब ये चीज देखते हैं कि जो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको स्टेट बैंक की असल में क्या मराहत हैं, क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी क्या स्कीम्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता होती। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सर्जिकल विल होप कि ये कंटिन्यू रहेगा, और ये सर्जिकल सेक्टर में भी इसे जैसे कि आप लोगों ने, इमरान साहब ने पहले मेंशन किया कि ये पहला सेशन ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम इस पर अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको भी क्लियर करने के लिए आगे फिर कोऑपरेट किया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू जी फॉर योर इनपुट, और वी आर अवेलेबल, हमारा हेड ऑफिस जो है इमरान साहब अवेलेबल, एनी सॉर्ट ऑफ जो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ इसके बारे में चाहिए तो स्टेट बैंक, यू विल फाइंड स्टेट बैंक ऑलवेज देयर। सफियान आपकी आवाज नहीं आ रही। Okay, I'm going to start. Assalamu alaikum. I'm Kashifa Noshim from State Bank Sialkot office, and I will give a presentation on all the SBP subsidized schemes for SME sector, and I'm so thankful to Ma'am Khalida from SCCP, other representatives from SCCP, President Simab, and Dr. Shumala from TDAP, and all the commercial bankers. Before starting the presentation, I will like to make some comments. First, I will refer to the Imran Saab. Imran Saab just mentioned that Simab should share data regarding their members who need financing for this specific sector. तो इस रिगार्ड में ये बताती चलूँ कि हमने सिमाब के साथ पिछले दिनों एक डिटेल क्वेश्चनियर शेयर किया है, जिसमें हमने इस सेक्टर को, बिकॉज दिस वाज आवर सेक्टर ऑफ द ईयर, इट वाज पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इसके अंदर हमने काफी चीजें पूछी हैं कि आपकी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है क्या, बैंक इश्यूज बताएं, प्रोडक्ट स्टेटमेंट ऑफर कर रहा है, अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो हमारे साथ कोऑपरेट करे तो सिचुएशन, वी कैन इम्प्रूव द सिचुएशन, वी कैन ब्रिंग चेंजेस टू द प्रोडक्ट्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, एंड अगर सिम आपको इस क्वेश्चनियर को समझने में या इसको एक्सप्लेन करने में कोई असिस्टेंस चाहिए तो वी आर हियर, आई विल सेंड माय ऑफिसर टू सिमाब, they will deliver you printed questionnaires as well as
They will go through the questionnaire with you people, so you can understand the questions and how we want you to answer to these questions. This is a survey, and an honest and true representation from CIMAP side will help us a lot. I mean to say that अगर आप इस एक ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं तो हम इसकी बेसिस पे कोई पॉलिसी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं हेड ऑफिस को, स्टेट बैंक को, कि हमारे सियालकोट में सर्जिकल सेक्टर है, बेसिकली उनकी ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है और क्या हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो है उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही हैं या नहीं, और अगर नहीं कर रही तो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हम ला सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे. तो दिस इज माय पॉइंट फॉर CIMAP. So anyone from CIMAP, they can email us, they can call us. I will send someone from State Bank with the questionnaire. So your valuable feedback will help us a lot. And thank you so much, Ma'am Shumaila, Dr. Shumaila from TDAP. Actually, I was not available in the last session. So if any cooperation is needed from us, we are here all the time. Okay, sure, thank you. Yeah, thank you. Okay, now I will start the presentation formally. ये different हमारी स्टेट बैंक की स्कीम्स है. स्टेट बैंक जो है सब्सिडाइज क्रेडिट ऑफर करता है कमर्शियल बैंक से. आपको पता है हमारी कंट्री में कोई 32 के करीब कमर्शियल बैंक है. देन देयर आर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर आर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आल्सो. लोग जो हैं, ये जो भी बोरर्स हैं स्पेशली सर्जिकल सेक्टर के, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट. लेकिन स्टेट बैंक ने थोड़ा सारा इनिशिएटिव लिया जिसमें उन्होंने कुछ सब्सिडाइज स्कीम्स दी. सब्सिडाइज स्कीम्स का मतलब ये है कि आप लोगों को जो मार्कअप कमर्शियली ऑफर होता है स्टेट बैंक की, उस ये बहुत ज्यादा लो होता है. जैसे सपोज कुछ हमारी स्कीम्स है जो 3% पे ऑफर हो रही हैं, कुछ हमारी स्कीम्स है जो 6% पे ऑफर होते हैं. मतलब इस टाइम पे जो मैक्सिमम मार्कअप गवर्नमेंट की स्कीम्स पे या स्टेट बैंक की सब्सिडाइज स्कीम से हम चार्ज कर रहे हैं वो 6% है, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज. तब आपको पता है कमर्शियल बैंक थोड़ा सारा हायर रेट पे करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रेडिट रिस्क को सपोर्ट कर रहे हैं. क्रेडिट रिस्क इवेंचुअली जो है वो कमर्शियल बैंक से बेयर करते हैं. सो क्रेडिट असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो कमर्शियल बैंक कैरी आउट करते हैं. उसमें अगर आपको कोई इशू आए, अगर किसी आप समझते हैं कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अननेसेसरी डिटेल्स मांग रहे हैं या अननेसेसरी किस्म नॉन कोऑपरेटिव उनका एटीट्यूड है, तो देन यू कैन कम अस और वी विल फैसिलिटेट यू वेयर वी कैन. लेकिन ये है कि चूंकि कमर्शियल बैंक क्रेडिट रिस्क टेकर है, दे हैव टू कंप्लीट द सर्टेन रिक्वायरमेंट्स. जो आपको स्क्रीन पे जो क्रेडिट स्कीम नजर आ रहे हैं ये 12, 13 है एंड दे आर गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे. हम स्टेट बैंक जैसे सिचुएशन है, जैसे रीसेंट फेनोमेना जो कोविड का रहा है, इसमें स्टेट बैंक ने कोविड के इम्पैक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए स्पेशल स्कीम्स करवाई है, इंट्रोड्यूस करवाई, ताकि इकोनॉमी के ऊपर जो कोविड के रिसेशनरी इम्पैक्ट्स हैं वो ज़्यादा ना आए. इसी तरह जब हमने ये देखा कि इंडस्ट्री के अंदर एनर्जी शॉर्टेज है, तो हम लोगों ने या हम दूसरी साइड पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हमने रीन्यूएबल एनर्जी के लिए भी सब्सिडाइज स्कीम्स ऑफर की ताकि हमारी इंडस्ट्री आगे आए और जो लोग बाकी रीन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में हैं उनको हम सपोर्ट करें. इसी तरह अब अभी रिसेंटली आप देखें हाउसिंग पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, बिकॉज हाउसिंग इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट. तो जैसे ऑल ओवर हाउसिंग जो है इज एन एक्सपेंसिव थिंग, तो गवर्नमेंट ने इस साइड पे भी इनिशिएटिव लिया. अब हम हाउसिंग में भी सब्सिडी दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये मेरा बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मार्केट से हमें फीडबैक भी आती जाएगी कि भाई इस वाली सेगमेंट में हमें चाहिए फंडिंग या इस वाले सेगमेंट के अंदर हम ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी. तो इंशाल्लाह ये लिस्ट बढ़ती जाएगी. आपकी फीडबैक, आपका इवैल्यूएशन हमें हर जगह पे चाहिए होगा. जो ये सारी स्कीम्स है, इसमें कुछ स्कीम्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म है, कुछ स्कीम्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म है. कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए है और कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग जो आपके लोकल प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए.
मैं थोड़े थोड़े सेलियंट फीचर्स स्कीम्स के डिस्क्राइब करूंगी, बहुत डिटेल और डॉक्यूमेंटेशन वाली मैं नहीं जाऊंगी, चाहिए बहुत ज्यादा डिटेल दे कैन विजिट आवर email or they can come to our office and they can visit any commercial bank. These details are available everywhere. जो फर्स्ट स्कीम है ये एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम है। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम जो बेसिकली है ये एक्सपोर्टर्स के लिए, इसमें हम जो एक्सपोर्टर को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम 3% पे लोन देते हैं। तो दिस इज हाईली अफोर्डेबल लोन, लेकिन इसके लिए ये है कि आपका एक्सपोर्टर होना जरूरी है। 2 टाइप्स की ट्रांजेक्शंस को हम सपोर्ट कर रहे हैं इस वाली फैसिलिटी में। एक को पार्ट 1 बोलते हैं हम, दूसरे को पार्ट 2 बोलते हैं। पार्ट 2 मैक्सिमम जो इनकी मैच्योरिटी का पीरियड है, जो मैक्सिमम एक ट्रांच हम सर्व कर डिसबर्स करते हैं वो 180 डेज के लिए होता है। इट मींस दैट 180 दिन के बाद आपको ये पैसे वापस करने होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो स्कीम है जो एक्सपोर्ट फाइनेंस की है वो कन्वेंशनल बैंक्स के थ्रू भी अवेलेबल है और इस्लामिक मॉड के थ्रू भी अवेलेबल है। अगर आप में से कोई इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू भी लेना चाहता है तो हमने साथ साथ जितनी भी मतलब जहाँ हम कर सकते हैं हमने उसके इस्लामिक काउंटर पार्ट्स या इस्लामिक वर्जन्स भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। सो अगर आप इस्लामिक बैंक से लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से आप ले सकते हैं। दिस इज द शॉर्ट टर्म फैसिलिटी जो कि 2 तरह से हम दे रहे हैं। एक ट्रांजेक्शन, एक जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ये है कि सपोज मैं एक फर्म हूँ और मुझे पैसा सपोज पहली दफा ऑर्डर मिला, मैं इसके अगेंस्ट जो है लोन लेना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगी, वो कॉन्ट्रैक्ट लेके बैंक के पास आऊंगा। बैंक जो है इसकी वैलिड वायबिलिटी या उसका रिस्क चेक करेगी एंड इफ बैंक इज कंफर्टेबल विद द क्रेडिट रिस्क वो आपको 180 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट लोन डिसबर्स करेगा। इस पे मार्कअप रेट जो है वो मैक्सिमम 3% है। दूसरा जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस के वर्किंग कैपिटल में जो दूसरा फैसिलिटी है वो भी एक्सपोर्टर्स के लिए है और वो परफॉर्मेंस बेस्ड है। परफॉर्मेंस मींस क्या, इसके आपको सर्टेन मतलब यू शुड हैव सम ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी आपके पास पिछले 1 साल या 2 साल का कोई डेटा होना चाहिए कि मैं जो है 1 साल में इतना मैंने एक्सपोर्ट किया। तो हम क्या करते हैं, जो आपकी पिछले साल की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होती है उसको हाफ जो है वो हम आपको लोन के तौर पे डिस्पर्स करते हैं। तो बेसिकली पार्ट 1 में कोई नया भी जो एक्सपोर्टर है जिसके पास कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है और वो बैंक के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा होता है तो वो ये लोन अवेल कर सकता है। लेकिन पार्ट 2 में क्या है, थोड़ी सारी आपका ट्रैक रिकॉर्ड या थोड़ा सा आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए। उसके बेस पे फिर आपको जो है पार्ट 2 की लिमिट सैंक्शन की जाती है और एज एन ऑफ इसको आपका नॉर्मल वर्किंग कैपिटल या रनिंग फाइनेंस की लिमिट होती है, आप इसको एडजस्ट करते हैं और ये आपको अवेलेबल होती है। इसकी ट्रांजैक्शन की ये 180 डेज के लिए है या these are very basic requirements। इस फैसिलिटी का एक और फायदा भी है जो कि हम पार्ट 2 के लिए देते हैं। उसमें ये होता है कि अगर कोई एक्सपोर्टर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट तो हम उसका जो मार्कअप होता है उस पर भी उसको सब्सिडी देते हैं। जैसे सपोज अगर आपका जो है आपको 100 मिलियन की लाइन मिली है और आपने इसके अगेंस्ट 200 मिलियन की एक्सपोर्ट्स करनी है, सपोज अगर आप इसके अगेंस्ट 400 की एक्सपोर्ट कर देते हैं व्हिच इज 4 टाइम्स, तो क्या बीइंग एसएमई पार्टनर हम आपको 1% रिफंड करते हैं। तो इफेक्टिवली आपको ये जो फैसिलिटी है 2% पे पड़ती है। इसी तरह अगर आप जो है आपकी जो परफॉर्मेंस है इसके अगेंस्ट वो 5 टाइम्स है तो आपको जो है 1.5% का जो मार्कअप है हम रीइंबर्स करेंगे, जिसका मतलब ये है इफेक्टिवली ये आपको 1.5% पे कॉस्ट करेगी। दिस इज अ वेरी वेरी attractive rate, so anyone who is interested in who has export oriented business and who wants to export, they can avail these short term working capital requirements based on the performance are based on any viable export contract। ये हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी मींस अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करना या कोई नई प्लांट एंड मशीनरी लगाना चाह रहे हैं तो ये वाली फैसिलिटी भी बेसिकली एक्सपोर्टर्स के लिए। आई थिंक आप लोग मेरी कैन यू हियर मी, अगर आप किसी को मेरी आवाज नहीं आए दे कैन इंटरप्ट मी
मैम आवाज अभी तक तो जी आवाज आ रही है। गुड गुड। दिस इज अ लॉन्ग टर्म फैसिलिटी। जैसे हमने वो शॉर्ट टर्म फैसिलिटी दी, शॉर्ट टर्म फैसिलिटी बेसिकली किस लिए होती है, इसलिए आपने उसको इस पे करके आप अपने लिए, आप अपने कंपनी के गैस बिजली के बिल दे सके, और आप अपने जो भी आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है, इट कुड बी लाइक अगर आप लेदर में तो आप लेदर परचेज करना चाहते हो, अगर आप सर्जिकल में तो जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसको परचेज करने के लिए शॉर्ट टर्म फैसिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म फैसिलिटी बेसिकली आपकी बिजनेस की अपग्रेडेशन या मॉडर्नाइजेशन के लिए होती है। लॉन्ग टर्म फैसिलिटी जो है ये आई थिंक 10 years के लिए अवेलेबल है फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 years। इसमें 2 years का ग्रेस पीरियड होता है। ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है कि आपने इसमें मार्कअप पे करना है, हम आपसे प्रिंसिपल नहीं मांगेंगे। दूसरी चीज है कि चूंकि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी में भी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आती है, और जो LTFF है स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए, जो ऐसी लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज है जो मतलब कोई लोकल सेलर्स भी हैं या लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी करना है। आई विल मीन आल्सो, ताकि ये ना लगे कि ये वाला जो अवेयरनेस सेशन है हम सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए कर रहे हैं। इसमें हर कोई मैन्युफैक्चरर जो SME की कैटेगरी में फॉल करता है, दे कैन अवेल दिस। एनीहाउ ये इसलिए कि अगर आपने कोई मशीन वगैरह परचेज करनी है तो ये चाहे वो लोकल मशीनरी है या इम्पोर्टेड मशीनरी है, दोनों की सूरत में ये लोन आपको अवेलेबल है। लोन जो है उसका मैक्सिमम टेन्योर जो है 5 years है। ये इसका रीफाइनेंस इसकी डिफरेंट थोड़ा सा इसमें हमने ये किया कि रेट थोड़ा सा हमने अभी कम किया है रिसेंटली। पहले इसके ऊपर 6% रेट था, अभी स्टेट बैंक ने रिसेंटली जो है इस पे रेट 5% कर दिया है। तो अगर आप 3 years के लिए कोई आपने कोई मशीनरी इंपोर्ट की है, या अगर आप कोई लोकली आपके पास कोई प्लांट है जो आप समझते हैं कि आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने में हेल्प कर सकता है, तो आप वो मशीनरी या प्लांट परचेज कर सकते हैं बैंक के थ्रू, और आप उसको 3 साल 5 साल या 10 साल आपको कन्वीनियंट लगे उस तरह की आप स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स बैंक से करवा सकते हैं। लेकिन इस पे जो मैक्सिमम आपको रेट पे करना पड़ेगा वो 5%, एलिमेंट डिटेल्स नहीं है। दूसरा जो इसके ऊपर इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन, मैंने जैसे आपको एक चीज बताई थी कि जो LTFF है वो बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए। तो जब हम एक्सपोर्ट के लिए तो हम थोड़ा सा इसमें मॉनिटरिंग भी करते हैं। जैसे सपोज हम कहेंगे, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप हमसे लोन ले लेते हैं, सपोज आपने 10 million का लोन ले लिया, कोई मशीन इंपोर्ट की या लोकली परचेज की, तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसको एक्सपोर्ट्स में यूज भी करें। तो इसमें थोड़ी सारी मॉनिटरिंग ये आ जाती है कि हम देखते हैं कि पहले 2 साल में आपकी जो एक्सपोर्ट है वो $2 million या 20% आपकी जो मतलब ग्रेजुअली आप जो है आपकी जो इंडस्ट्री जो आपकी जो फैक्ट्री है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती जाए। तो उसमें थोड़ी सा हम कहते हैं तीसरे साल में जो है आपकी जितनी भी सेल्स हैं उसका 30% जो है वो एक्सपोर्ट होनी चाहिए, और इसी तरह जो 4th year है उसमें जो आपकी सेल्स है वो 50% जो है उसमें एक्सपोर्ट होनी चाहिए, ताकि जो स्कीम से हम इंटेंडेड बेनिफिट है वो इसे हम रियलाइज कर सके। ओके, ये तीसरी इसकी है रीफाइनेंस फैसिलिटी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ SME। इसमें जो है एक्सपोर्टर्स की कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें ये नहीं है कि आप जो है आपका एक्सपोर्टर होना जरूरी है। आप लोकली भी कोई एक्सपोर्टर हैं तो आप उसको जो है आप लोकली भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। दिस इज आल्सो अ लॉन्ग टर्म फैसिलिटी, ये मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए आपको मिलती है। इसका मैक्सिमम जो है टेनर, मतलब मैक्सिमम जो आप लोन का टाइम है वो 10 years है, मतलब आप 10 years में रीपेमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो मार्कअप है, जो सर्विस चार्जेस है वो 6% है। और दूसरा इसमें आपने एक और मैं आपको बात करती चली, ये वाली फैसिलिटी भी इस्लामिक बैंक्स के थ्रू अवेलेबल है। अगर आप इसको इस्लामिक बैंक्स के थ्रू फैसिलिटीज लेना चाह रहे हैं, सेम फैसिलिटी इस्लामिक बैंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये डिफरेंट कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसके लिए लोन अवेलेबल है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन इसमें एक और बात मैं करना चाहिए, हम वैसे भी वेरियस फोरम्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट।
तो इसमें मोस्टली सारी इंडस्ट्रीज कवर होती है इंक्लूडिंग सर्जिकल, दे कैन टेक दिस फैसिलिटी आल्सो। ये फैसिलिटी जो है वो स्पेशली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कोई ऐसी वुमेन जो सर्जिकल सेक्टर से अगर एसोसिएटेड है या उनकी एक्सपोर्ट के साथ एसोसिएटेड है या किसी भी तरह से इसकी चेन में आती हैं, तो नॉट ओनली सर्जिकल, एनीथिंग, बिकॉज जैसे जैसे वक्त गुजरता है और जैसे जैसे चीजें बदलती हैं, स्टेट बैंक भी वैसे सेक्टर सपोर्ट करने के लिए फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो अभी जैसे आप देखते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन भी जो है वो काफी ज्यादा जो है सपोर्ट पार्टिसिपेशन है उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जॉब्स में, और इसके साथ साथ डेफिनेटली बिजनेस के अंदर भी आ रही हैं। कोई फीमेल हैं जो क्लॉथ्स एक्सपोर्ट करती हैं, कुछ फीमेल सॉरी सुफियान, कैन यू प्लीज read questions from chat box so I can answer in the meantime, because I am not going back to chat box. Can you please read some questions from there? So no ma'am, there is no any question over there. There are some questions which are relevant to the presentation. Okay ma'am, I'll just keep you updated in that regard. ओके अगर कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन है तो डू शेयर, मैं आंसर कर दूंगी, या इमरान साहब भी हैं जो भी आंसर करना चाहेंगे। ठीक है मैम। ओके आई एम कैरिंग ऑन। जी मिस काशिफा प्लीज आप जो क्वेश्चंस है वो लास्ट में आप अगर आंसर कर लें, क्योंकि इस तरह फिर आपका जो पूरा स्मूथ जो सेशन चल रहा है वो डिस्टर्ब होगा। as you people like I will take the questions at the end. Thank you so much. Okay, this game is for women entrepreneurs. जैसे मैंने आपको बता रही हूँ कि जैसे जैसे डायनामिक्स इकोनॉमी के चेंज होते हैं, जैसे जैसे डिमांड इकोनॉमी से आते हैं, तो स्टेट बैंक उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट्स को फाइन ट्यून भी कर रहा है और नई प्रोडक्ट्स भी ला रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो वुमेन नया बिजनेस शुरू करना चाह रही है या उनका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसको वो एक्सपैंड करना चाह रही है। तो ये फैसिलिटी हमने अपने फीमेल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए किया है। ये वाली फैसिलिटी जो है वो मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए अवेलेबल है। जो इसमें हम लोन देते हैं वो 5 मिलियन तक है, विच मीन 50 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं। इस स्कीम के कुछ फीचर्स आर वेरी गुड, वेरी अट्रैक्टिव, स्पेशली जो नए फीमेल वगैरह या हमारी यंग फीमेल है जो एजुकेशन लेके बाहर निकल रही हैं या जो बड़ी इंथ्यूजियास्टिक है बिजनेस शुरू करने के बारे में, तो उनके लिए इसमें बड़े अट्रैक्टिव फीचर है। इसमें एक अट्रैक्टिव फीचर है कि आपको सर्टन लिमिट, आपको जो लोन है वो पर्सनल गारंटी पे मिल जाता है। मतलब ये है कि आपको कोई टेंजिबल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ इंडस्ट्री में मोस्टली ये इशू आ रहा है, बैंक के पास जाते हैं तो बैंक तो उनके लिए हमसे घर अपने नाम लिखवा लेता है या हमसे अपनी फैक्ट्री की अपने नाम लाता है, तो पीपल आर अफ्रेड ऑफ इट। लोग थोड़ा से डरते हैं कि पता नहीं हमने सिक्योरिटी दे दी है, घर दे दिया है या उसको दे दिया है, तो अब बस ये बैंक ले गया तो ये वापस नहीं आना। तो इसमें थोड़ा स्पेशली जो नए बिजनेस वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा इसमें ये वाला अट्रैक्टिव फीचर है कि ये वाला लोन जो है सिर्फ पर्सनल गारंटी पे अवेलेबल है, विच मीन्स आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट साइन करेंगे जिसमें आप एक पर्सनल गारंटी देंगी, फीमेल जो है वो देंगी कि ये वाला लोन मैं इतने टाइम पे वापस कर दूंगा। इसके अलावा हम कोई टेंजिबल सिक्योरिटी नहीं मांगेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर इस वाली स्कीम के अंदर है, दिस इज रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट गारंटी कंपनी इस्टेब्लिश की गई है जो आपके बैंक्स इस स्कीम के तहत बैंक्स जिन फीमेल पे एक्सपोजर लेते हैं, सपोज वो खराब हो जाता है, बिजनेस खराब हो जाता है, बिकॉज दिस इज बिजनेस, देयर इज ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा, यहाँ पे लॉस भी होगा, नफा नुकसान साथ साथ चलता है। तो थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए कि लोग रिस्क लें, डरे नहीं, तो उसमें ये है कि 60% तक जो पोर्टफोलियो अगर खराब हो जाता है बैंक का, तो स्टेट बैंक उस पे उसको रिकवर कर, उसको पे करेगा या उसको सब्सिडाइज करेगा। इस तरह करके 60% तक जो स्टेट बैंक है उस पर क्रेडिट गारंटी स्कीम दे रहा है फॉर रूरल एंड फॉर वुमेन लोन। यानी इसका मतलब ये है कि सपोज अगर आपने 1 मिलियन का
लोन लिया है तो 1 मिलियन लोन आपके 2-3 साल में आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस जो चल रहा है या नहीं चल रहा है। सपोज वो बंद हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, लोन बैड हो जाता है, तो उसमें यह है कि आपको जो है उसमें से 4 लाख वापस करना पड़ेगा, जो बाकी आपका 6 लाख है उसमें गवर्नमेंट आपको उस पर सपोर्ट करेगी, वो आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें एक ये वाला फीचर है। 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, एक तो इसकी लिमिट जो है वो 50 लाख की है, दूसरा इसमें ये है कि देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन जो कि हम सिर्फ पर्सनल गारंटी पे दे रहे हैं, और तीसरा इसमें जो है वो एसपीपी की क्रेडिट गारंटी स्कीम है, वो वाली सपोर्ट है कि अगर खुदा ना खास्ता बिजनेस अगर खराब भी हो जाता है तो ये नहीं है कि आपको फोर्स रहेगा कि आप लोन पे करो, दे विल सब्सिडाइज इट। ये वाली स्कीम जो है ये भी लो एंड मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ये भी सॉरी शॉर्ट टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है। एक्सक्यूज मी। इसमें जो मार्केट रेट है वो 6% है। ये थोड़ी सारी हमने इंडस्ट्रीज बताई हुई है कि ये वाली इंडस्ट्रीज जो है ले सकते हैं। आई थिंक एनी इंडस्ट्री कैन टेक लोन अंडर दिस स्कीम, यहाँ पे कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो डेफिनेशन है स्मॉल इंटरप्राइजेस की वो वही है जो स्टेट बैंक अपने प्रूडेंशियल्स में दी है, यानी स्मॉल हम उसको कहते हैं जिसकी 150 मिलियन तक, और मीडियम उसको कहते हैं जिसकी 300 मिलियन तक एनुअल सेल्स हो। ये भी आपकी लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे कोई एक्सपोर्टर की कंडीशन नहीं है। और बिकॉज दिस इज अ स्मॉल टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, तो इसकी जो मैक्सिमम इसका टेनर है और जो इसकी वो है 1 साल है, और जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 25 मिलियन है, और जो मीडियम एंटरप्राइजेस है उनके लिए 50 मिलियन है। नेक्स्ट जो है वो स्कीम जो है वो स्पेशल पर्सन्स के लिए, जैसे स्पेशल पर्सन्स जो है वो थोड़ा डिसएडवांटेज सेक्टर इकोनॉमी है, तो अगर उनके लिए भी स्टेट बैंक ने एक इनिशिएटिव रखा है, तो अगर आप में से कोई इस वक्त यहाँ पे बैठा है जो स्पेशल इंक्लूड होता है या वो ऐसे किसी स्पेशल पर्सन को जानता है, हम कोशिश करना बहुत कर रहे हैं कि हम स्पेशल पर्सन के साथ एक डेडिकेटेड सेशन करें, लेकिन हमें अभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो अगर कोई ऐसा, आप में बहुत से लोग बैठे हैं कोई जो समझते हैं कि आपके पास कोई ऐसा स्पेशल पर्सन जो ऐसा है जिसकी नीड है, तो दे कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन टू देम। और स्पेशल पर्सन में वही रिक्वायरमेंट नादरा के चूंकि जो आपका CNIC होता है उस पर वो सर्टन कैटेगरी मेंशन होती है कि CNIC है। ये बहुत से लोग हमें कहते हैं कि जी ये बैंक अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट लगाते हैं, बेसिकली ये बैंक अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं लगाते, ये रिक्वायरमेंट है बिकॉज अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसा वो प्रूफ नहीं होता। CNIC is a proof, valid established proof, the borrower is falls under the category of special persons। तो ये एक थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा ये भी है, डेटाबेस भी बन जाता है आपका। एनीहो, इस स्कीम के अंदर जो फाइनेंसिंग लिमिट है 1.5 मिलियन है, 15 लाख तक का हम लोन दे इस स्कीम के अंदर देते हैं। और रिस्क कवरेज, हाँ जी, इसके अंदर यानी 60% तक लॉसेस जो है स्टेट बैंक बेयर करेगा। 5 years तक का मैक्सिमम टेनर ऑफ जिसका, दिस इज आल्सो अ लॉन्ग टर्म लोन, और 5% हम इस पे चार्ज कर रहे हैं। तमाम बैंक्स और DFS के थ्रू ये हम बैंक देते थे। दिस इज माय स्पेशल रिक्वेस्ट कि अगर कोई आप किसी ऐसी को जानते हैं जिस इस तरह के लोन की जरूरत है, डू कम्युनिकेट देम। This is for agriculture sector. Agriculture, Sialkot, Narwal, थोड़ा सा agriculture, थोड़ा सा नहीं, काफी हद तक agriculture वाली साइड पे यहाँ पे wheat भी produce होती है, and rice is one of the major crops of this region। तो ये कुछ उस हवाले से ये basically silos और storage houses बनाने के लिए ये लोन दिया गया, जो कि अगर farmers है वो भी ले सकते हैं, कोई और भी। This is a cold storage facilities, फ्रूट्स के लिए भी हो सकता है। अगर कोई लोग फ्रूट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होगी, ठीक है। और आम साइलोस जो है वीट करने के लिए, या जो लोग राइस एक्सपोर्ट को जरूरत होती है, तो ये वाली फैसिलिटी बेसिकली इस सेक्टर को कैटर कर रही है। दिस इज आल्सो अ लॉन्ग टर्म फैसिलिटी। जो हम इस पे जो फाइनेंसिंग अमाउंट है जो SME के लिए वो 200 मिलियन है। और
इसका जो मार्कअप है, आई थिंक दिस इज लॉन्ग टर्म एंड द टेन्योर ऑफ द फैसिलिटी इज 10 years। और इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, हाँ, जितना भी आप जब हम जो मतलब अगर आपको कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं तो आपको पता है उसके अंदर सर्टेन मशीनरी भी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए होता है, सर्टेन चीजें चाहिए। तो हम इसमें जो लोन दोनों चीजों को कवर कर होता है, आपके सिविल वर्क्स को भी कवर कर होता है और आपकी मशीनरी को भी कवर कर होता है। मतलब आपको बिल्डिंग बिल्ड करनी है वो भी, और उसके साथ जो भी आपकी रेलेवेंट इक्विपमेंट है कोल्ड स्टोरेज से रेलेवेंट या वेयर हाउस से रेलेवेंट उसको भी कवर करना होता है। तो ये हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर सपोर्ट करने के लिए किया है, और इसका भी शरिया अल्टरनेटिव है। आप इस्लामिक बैंक किसी से भी ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इसका जो रेट है वो 6% है। डिफरेंट टेनर्स हमने बताए हुए हैं कि एसएमई है तो 10 years तक के लिए आप ये लोन ले सकते हैं, जो मैक्सिमम रेट है वो 6% है। ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है, आप विंड या सोलर कोई लगाना चाह रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं कि वापडा के ऊपर आप डिपेंड ज्यादा ना करें, और आपको पता है वैसे भी नेशनल ग्रिड में पिछले सालों एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पावर है, तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाती हैं, इंडस्ट्रीज भी होती हैं, फैक्ट्रीज भी अपने आप को करती हैं। तो अगर कोई इसमें रिन्यूएबल, स्पेशली दिस इज स्पेशली फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, तो अगर आप समझते हैं कि आप कोई सोलर पैनल लगाना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए या अपनी इंडस्ट्री के लिए, तो यू कैन अवेल दिस लोन। ये वाला लोन जो है उसकी हमने कैटेगरीज बनाई है, जो कि साइज ऑफ प्लांट के हवाले से हैं। मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें हम 1 मेगावाट से लेके 50 मेगावाट तक जो है पावर प्लांट को सपोर्ट करते हैं। इसमें यह है कि अगर आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो आप वो नेशनल ग्रिड को सेल कर सकते हैं। तो इस तरह भी आपका प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं, आपके रेवेन्यू आ जाएंगे। ना सिर्फ आपको आपकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी, बल्कि आप नेशनल ग्रिड उसमें भी कंट्रीब्यूट करोगे। जो कैटेगरी 2 है वो थोड़ा स्मॉल है, अप टू 1 मेगावाट। 1 मेगावाट का आप सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, विंड तो आई थिंक इस वाले रीजन में नहीं होगा, लेकिन सोलर प्लांट दिस रीजन कैन सपोर्ट सोलर प्लांट्स। और जो कैटेगरी 3 है वो उन लोगों के लिए जो कमर्शियल सप्लायर्स हैं, मतलब वो डायरेक्टली उनको अपने लिए तो नहीं चाहिए होती, वो लेके इंपोर्ट करके किसी को इंस्टॉल कर देते हैं या किसी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ दिस लोन। इसकी जो फाइनेंसिंग लिमिट है, जो 1 कैटेगरी है जो कि अप टू 50 मेगावाट है, दिस इज फॉर 6 बिलियन। कैटेगरी 2 अप टू 1 मेगावाट, दिस इज 400 मिलियन, 400 मिलियन की है। और जो तीसरी वेंडर्स वगैरह है उनके लिए 2 बिलियन की ये है। जो हम रेट दे रहे हैं इस पे, आई थिंक दिस इज आल्सो 6%, तो 6% रेट है तीनों कैटेगरीज के ऊपर। ये इसकी थोड़ी सारी हमने बताया है कि अगर जो 50 मेगावाट है उसका 12 years का पीरियड है, इसका थोड़ा ज्यादा है, जो क्योंकि इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट है इसमें। कैटेगरी 2 अप टू 1 मेगावाट 10 years है, और जो थर्ड कमर्शियल कैटेगरी है उसमें 10 years का। इसमें साथ साथ हम ग्रेस पीरियड भी देते हैं। ग्रेस पीरियड सिर्फ ग्रेस पीरियड का मतलब ये नहीं है कि अपने बैंक को कोई पेमेंट नहीं करनी, अपने बैंक को मार्कअप पे करना है, सिर्फ प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट्स आपने लेट देनी है। ओके, दिस इज लो कॉस्ट हाउसिंग, लेकिन ये जो है स्पेशल सेगमेंट के लिए, स्पेशल सेगमेंट जो हमारे डिसेबल और जो कुछ इस तरह के हमारा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, ये उनके लिए। ये इनिशिएटिव हम पहले लेके आए थे। जो रिसेंट हमारी सब्सिडाइज हाउसिंग फैसिलिटी है, आई विल डिस्कस दिस टू। सो ये सिर्फ स्पेशल सेगमेंट के लिए, और इसमें जो है ये हम डिफरेंट बताया हुआ है। ये स्पेशल सेगमेंट है कि विडोज, चिल्ड्रन ऑफ मार्टायर्स, स्पेशल पर्सन्स, इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए ये फैसिलिटी है, ताकि वो लोग ये भी 5 years के लिए है। और इसमें जो हम लोन लिमिट है वो 3 million दे रहे हैं, 30 लाख का लोन है इसके अंदर। 12.5 साल के लिए ये फैसिलिटी है, और 6% पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इस्लामिक बैंक के थ्रू भी आप ये फैसिलिटी ले सकते हैं। ये जो है वो रीफाइनेंस स्कीम्स फॉर कॉम्बैटिंग कोविड-19। ये जिस तरह पिछले आपको पता है जैसे हमारी पूरा इकोनॉमिक शटडाउन रहा है,
लॉकडाउन्स रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम स्टेट बैंक ने इनिशिएटिव लिए, जैसे बाकी कंट्रीज में भी लिए गए हैं कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को जो एकदम बंद हो गई हैं, जिनकी एक्सपोर्ट्स खत्म हो गई हैं या जो भी हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज के साथ आपको पता है जॉब एम्प्लॉयमेंट भी लिंक होती है। इंडस्ट्रीज चलेंगी तो जॉब्स होंगी, और जॉब्स होंगी तो लोगों के घरों में चूल्हे जलेंगे, उनको वेजेस और सैलरीज मिलेंगी। तो बेसिकली ये वाली स्कीम उस वक्त हम लेके आए थे। ये वाली जो है स्पेशली हॉस्पिटल के लिए, बिकॉज आपको पता है कोरोना वाज अ पेंडेमिक, तो हॉस्पिटल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो थोड़ा सारा ये कि हॉस्पिटल को सपोर्ट करने के लिए, अगर कोई आपको पता है उन दिनों वेंटिलेटर्स और इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये वाली फैसिलिटी हम स्टेट बैंक ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। कोई हॉस्पिटल की एक्सटेंशन करना चाहता है या कोई इक्विपमेंट्स लेने चाहते हैं, तो दिस फैसिलिटी वाज स्पेशली एंड जस्ट फॉर हॉस्पिटल्स। This is an important facility. This is temporary economic refinance facility. We call it TUF. TUF basically जो है long term facility थी। TUF भी इसी टाइम पे आया है जो कोविड का पीरियड था। इसमें भी जो अगर आप बिजनेस की एक्सपेंशन या कोई नया बिजनेस खोलना चाह रहे हो, तो उसमें आप प्लांट मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हो। दिस इज आल्सो अ लॉन्ग टर्म लोन। मैक्सिमम जिसका पीरियड था 10 years है, और जो इसका रेट है एक्स जो बॉर्डर से हम चार्ज करते हैं वो 5% है। और ये भी हम अपने सेक्टर को सपोर्ट करने के, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए कि अगर वो कुछ नया करना चाह रहे हैं, नए प्लांट्स इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो वो इस स्कीम के तहत स्टेट बैंक से लो। और इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये एक्सपोर्टर के लिए या लोकल के लिए। Anybody who is interested can take this loan. Okay, this is also another hallmark facility. मैं इसको बहुत, this is very attractive facility. ये हम अपने यूथ के लिए ले आए। ये बेसिकली गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है। प्राइम मिनिस्टर कामयाब जमन हर टाइम पे आती है, बट दिस वाज अ बिट डिफरेंट। जो इसमें लोन साइज भी काफी बड़े हैं, और जो एज लिमिट है उसकी 21 to 45 years। IT ई कॉमर्स को स्पेशली हमने सपोर्ट किया। इसमें यंग जनरेशन जो हमारी एजुकेटेड है, जब वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, अब गवर्नमेंट सेक्टर तो इतनी ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन कुछ लोग वैसे भी एंटरप्रेन्योर माइंडेड होते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये फैसिलिटी है। यूथ के लिए फैसिलिटी है। 8 साल इसका मैक्सिमम टेनर है। 2-3 तरह के इसमें हमने जो है लोन्स करवाए हैं। जो पहला टीयर है उसमें 1 लाख से 10 लाख का है, दूसरा जो है 10 लाख से लेके 10 मिलियन तक है, और जो तीसरा टीयर है वो 10 मिलियन से लेके 25 मिलियन है। यानी जो मैक्सिमम लोन लिमिट है वो 25 मिलियन है, और इसमें लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल दोनों शामिल है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हो इस लोन में। जो टियर 1 लोन है इसमें, यानी 10 लाख तक, वो सिर्फ पर्सनल गारंटी पे है। इसका मतलब यह है कि 10 लाख तक अगर आप लोन लेते हो तो इसमें आपको कोई सिक्योरिटी या कोई आपको टेंजिबल थिंग नहीं देनी पड़ेगी। इट विल जस्ट योर पर्सनल गारंटी, आई गारंटी टू रीपे द लोन, सिर्फ इतना ही कहना पड़ेगा। बाकी इसमें अगर आप 10 लाख से ऊपर जाते हो, 1 million and above, then you will fulfill the requirements as demanded by the banks. This is the last scheme I'm going to discuss. ये पिछले 2-3 महीनों से स्टेट बैंक एक नया इनिशिएटिव है, और ये हर इकोनॉमी के सेगमेंट के लिए। दिस इज सब्सिडाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस। मैक्सिमम टेनर जो हाउसिंग फाइनेंस का है, इसमें हमने साइजेस भी बताए हैं कि कितना जो है साइज ऑफ हाउस, मतलब 5 मरले से लेके अप टू 10 मरला तक है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउसेज है, अपार्टमेंट्स है, और मैक्सिमम जो टेनर है लोन का वो 20 years है, लेकिन गवर्नमेंट जो है अप टू 10 years लोन को सब्सिडाइज कर रहा है। अप टू 5 years 5% है, एंड देन 5 to 10 years दिस इज 7%। सो गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने ये कोशिश की है कि हम हाउसिंग को अफोर्डेबल करें। इसको कहते भी अफोर्डेबल हाउसिंग है। तो ये हमारे अगर कोई इंटरेस्टेड है तो दे कैन कम एंड दे कैन, बस इसके लिए ये शर्त है कि आपका नया, मतलब दिस शुड बी, यू शुड बी द फर्स्ट ओनर।
आपका ये पहला घर होना चाहिए, एग्जिस्टिंग वालों को रेनोवेशन के लिए या इस तरह के लिए ये नहीं मिलता। और जो भी लोन अमाउंट है वो आपको प्लॉट और कंस्ट्रक्शन दोनों को मिलेगी, या कोई नया घर अगर आप परचेज करना चाह रहे हो। और ये मैंने जैसे आपसे पहले डिस्कस किया है कि 10 इयर्स तक हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, उसके बाद जो है अगर आप 15 इयर्स पे जाते हो, 20 इयर्स के जाते हो, देन यू हैव टू गो फॉर कमर्शियल रेट्स आर द रेट्स ऑफर्ड बाय स्टेट बैंक, सॉरी कमर्शियल बैंक। सेकेंडली ये है कि यहाँ पे हमारे स्टेट बैंक सियालकोट के अंदर इसका हेल्प डेस्क स्पेशली हमने सेटअप किया है। कोई किसी को कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई कंप्लेंट है, कोई भी इशू है, दे कैन कम टू अस। और इस स्कीम में हमने ये भी किया है कि हमने कमर्शियल बैंक के लिए मैंडेटरी 5% टारगेट रखा है कि उनका जितना भी क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसका 5% मस्ट गो टू दिस स्कीम। सो anybody who wants to buy a new house and fall under these criteria, they can apply under this scope. This is all from my side. अगर आप लोगों की कोई questions हैं, आप लोगों की कोई queries हैं, you people can ask. जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़िशान तारिक है। आई एम द चेयरमैन ऑफ सर्जिकल एसोसिएशन। थैंक यू फॉर द डिटेल्ड प्रेजेंटेशन। हम लोगों ने पिछली मीटिंग में भी ये बात की थी, हमारी 2-3 उसके बाद कुछ आपको जी मैंने आपको इंटरप्ट किया, मैं आपके पहले इस क्वेश्चन का जवाब देना चाह रही हूँ। देखिए निशान साहब, कमर्शियल बैंक आर देयर टू हेल्प यू। कमर्शियल बैंक आपकी मदद के लिए ही है यहाँ पे। और दूसरी देखें, कोलेट्रल जो है समहाउ जो कमर्शियल बैंक है उसको मैंने आपको जैसे बताया कि उनका क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व होता है, मतलब अगर लोन खराब हो जाए तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए वो थोड़े सारे कॉशियस होते हैं। लेकिन हमारी कुछ ऐसी भी स्कीम्स हैं जो छोटी हैं, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस की है 1-2 स्कीम जिसमें हम कोलेट्रल जो है वो सिर्फ पर्सनल गारंटी पे लोन दे रहे हैं। तो आप उनको भी देखें, आप अपने जो आपके मेंबर्स हैं आप उनको भी बताएं। और यहाँ पे बहुत से कमर्शियल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर आप कोई इस सवाल का जवाब देना चाहें तो दे आर मोस्ट वेलकम, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली ज़ीशान साहब, अगर आपको कोई ऐसा लगे कि आपका बहुत जेन्युइन केस है और कमर्शियल बैंक आपको जान के कर रहा है, तो आप हमारे पास आए, आप कंप्लेन लेके हमारे पास आए, वी विल सपोर्ट। अगर AVP 1 की जगह अगर AVP 2 हो। जी मैडम ठीक है, आप इस तरह करें कि ये प्रेजेंटेशन जरा काइंडली मुझे भिजवा दें, हम अपने मेंबर से इसका फीडबैक लेते हैं और आपके साथ नेक्स्ट मीटिंग में इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे मेंबर्स किसमें इंटरेस्टेड है। कितनी ਹੁੰਦਾ ना, यानी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। सर इरफान साहब प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। 1 तो फिर B2 होएगा, ग्रेड 1 हो तो ग्रेड AVP नेक्स्ट ईयर ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ उसके ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ नेक्स्ट ईयर तबियान आप जो है वो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠ ਵਾਲੇ में कर देता अपने HR में और मैं लिखे कि 30% क्योंकि मैं लिखे 75 ठीक है। I will discuss with Shafaz sir, kindly forward. Shafaz sir, yes sir. ज़ीशान साहब, are you there? जी ज़ीशान साहब, अच्छा ज़ीशान साहब, एक और मैंने बात स्पेसिफिकली आपसे करनी है कि हमने एक क्वेश्चनर आपको एक ईमेल हमने की है। जी मैडम, उस क्वेश्चनर के लिए ना मुझे थोड़ी सी, मैंने उस पे भी बात करनी थी। मेरे 2-3 ही पॉइंट्स हैं। एक तो जो क्वेश्चनर है ना उस पे हमें थोड़ी सी रिजर्वेशन है, तो उस पे फिर काइंडली एक मीटिंग सेटअप कीजिए और उस पे हमारे साथ डिस्कस कर लीजिए ताकि फिर उसे फाइनल करें, क्योंकि जो क्वेश्चनर है ना मेरा नहीं हाल कि उस पे कोई हमें अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो इसलिए प्लीज आप ना नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में एक मीटिंग कर लें हमारे साथ, हम इस पे डिस्कशन भी कर लेंगे और क्वेश्चनर भी फाइनल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, आप उसमें जो ऐड करवाना चाहते हैं या जो समझते हैं कि इसमें मजीद आप ये करना चाह रहे हैं तो आप हमें हमसे डिस्कस कर लें। नहीं, आप इसमें ये करें कि आप ना एक मीटिंग कर लें मेरे साथ नेक्स्ट वीक में, मैं अपने ऑफिस से कहता हूँ आपके साथ एक टेंटेटिव वीक डिसाइड कर लेंगे, टेंटेटिव डेट। तो उसमें ना फिर ये है कि क्वेश्चनर डिसाइड कर लें प्लस इस पे भी डिस्कशन कर लें। इल्जाम तराशी नहीं करूंगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता। अच्छा, इस पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारी अपनी टीम से भी और उनसे भी, ज़ीशान तारिक साहब से भी, कि ये मीटिंग जो है ना इसी वीक में आप जो बाकी दिन रहेंगे इस दिन किसी दिन भी जो है ना इसको शेड्यूल कर लें। चले आप इस तरह करेंगे या फ्राइडे वाला दिन मेरे पास अवेलेबल है। आई एम सॉरी नासिर साहब, निसार साहब, मेरे पास सिर्फ फ्राइडे वाला दिन अवेलेबल है,
अगर फ्राइडे को आपकी टीम आ सकती है तो इट्स ओके फॉर मी। चलें, ये हम आज डिस्कस करके तो आपको अपडेट करेंगे। जी ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। Any other question from the audience? अगर ऑडियंस में काशफा एक क्वेश्चन आया हुआ है LTFF पे कि इज दिस अलाउड अगेंस्ट इंपोर्टेड न्यू मशीन और ओल्ड मशीन? ये क्वेश्चन हम बहुत से फोरम पे बताते हैं कि ये जो LTFF है, जिस सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ न्यू मशीनरी के लिए, चाहे वो लोकल हो या इंपोर्टेड हो, अभी हम सिर्फ न्यू मशीनरी के लिए दे रहे हैं, पुरानी के लिए नहीं है, सेकंड हैंड मशीनरी के लिए नहीं है। मैम अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो SCCP की शुरू करें प्रेजेंटेशन। कोई और क्वेश्चन? आई गेस कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम SCCP को इनवाइट करेंगे। SCCP वी आर हाईली थैंकफुल टू मैम खालिदा, ये शॉर्ट नोटिस पे वो आई है। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि SCCP को हमने स्पेसिफिकली बुलाया क्यों है। SCCP को हमने इनवाइट इसलिए किया है कि जैसे अभी बहुत से लोग कोलेट्रल की बात कर रहे थे कि हमसे बहुत हैवी कोलेट्रल मांगते हैं, तो ये SCCP का जो नया इनिशिएटिव है इसको ई रजिस्ट्री कहते हैं। ई रजिस्ट्री की डिटेल्स जो है मैम खालिदा आपसे शेयर करेंगी, लेकिन इसका पर्पस क्या है? पर्पस इसका ये है कि जो लोग कोलेट्रल डेफिशिएंट है, जिसके पास कोलेट्रल नहीं है, जो कोई लैंड और इस तरह की जो मॉर्गेज नहीं करवा सकते, उनके पास अगर कोई वर्किंग कैपिटल की चीज है, लाइक सपोज आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है या आपके पास कोई गाड़ियां हैं, तो आप जो है वो उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हो। कमर्शियल बैंक्स को भी पता है इस चीज का। अगर किसी कमर्शियल बैंक को की इसके बारे में कोई इशू है या कोई मतलब क्लैरिफाई नहीं है चीजें, बिकॉज दिस इज वेरी न्यू इनिशिएटिव, दिस इज फॉर द टाइम जो छोटे बोरोवर्स है उसके लिए भी हमने हाइपोथिकेशन और जो आपके जो करंट एसेट है, जिनको आप मूवेबल एसेट्स भी बोलते हो या जिनको ये इन्वेंटरीज है, इसके अगेंस्ट भी हम आपको जो है वो बैंक्स आपको लोन देंगे। तो आप ये प्रेजेंटेशन जरा ध्यान से सुने, ये आपके बेनिफिट की प्रेजेंटेशन है, और स्पेशली जो हमारा बोरोवर्स वाली साइड है, जो लोग लेना चाह रहे हैं और जो कहते हैं भी हमारे पास ज्यादा कोलेट्रल नहीं है, तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी उनके लिए दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। So I will hand over presentation to Ma'am Khalida and she will explain you कि यहाँ पे कौन कौन से जो है movable asset cover हो रहे हैं और जो हमारे collateral deficient borrowers हैं वो इससे कैसे benefit हासिल कर सकते हैं। Thank you so much Khalida and over to you. Thank you, Kashfa. Assalamu alaikum all. First of all, मैं सब SPP SALCO टीम की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सेशन अरेंज किया और उसमें SCCP को भी इनवाइट किया, क्योंकि ये एक जॉइंट सेशन ही एक यूजफुल सेशन हो सकता था आज की ऑडियंस के लिए। और उसमें जो कॉम्बिनेशन है कि SPP अपनी फाइनेंस स्कीम्स भी बता रहा है और साथ में हम उसमें इस न्यू इनिशिएटिव SCCP को जो कि ई रजिस्ट्री का है उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो और आई होप कि ये सारे यूजर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल सेशन होगा। इसमें हम आज क्या कवर करेंगे, हम देखेंगे कि जो लॉ है सिक्योर ट्रांजैक्शन लॉ पाकिस्तान में नया आया, उसके अंडर एक रजिस्ट्री बनी जिसको ई रजिस्ट्री या सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री कहते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या था, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इस लॉ के और रजिस्ट्री के मेन फीचर्स क्या हैं, और हम लोग उसकी वेबसाइट को भी देखेंगे जहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रेलिवेंट फॉर बैंक्स एंड अदर यूजर्स वो उस वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हम लोग एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि इस रजिस्ट्री की ज़रूरत क्यों थी। लेकिन यहाँ पे बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, उनको इसका थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया होगा कि जब उनके पास एक कंपनी लोन लेने आती है अपने किसी मूवेबल एसेट्स के को एज अ कोलेट्रल ऑफर करके, तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो मूवेबल एसेट हमें ऑफर किया जा रहा है एज अ कोलेट्रल,
क्या इस कोलेट्रल के अगेंस्ट ये कंपनी ऑलरेडी लोन तो नहीं ले चुकी, और ये कहाँ से चेक करते हैं? इसके लिए एक SCCP रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, जहाँ पे कोई भी कंपनी जब वो अपने किसी भी एसेट पे लोन लेती है तो उसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होता है वो SCCP की रजिस्ट्री में रजिस्टर हो जाता है, और वहां से ये इंफॉर्मेशन कोई भी ले सकता है, बैंक्स भी ले सकते हैं, जनरल पब्लिक भी ले सकती है, अदर कंपनीज भी ले सकती हैं, ठीक है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। अब जब बैंक ये इंफॉर्मेशन ले लेता है, अगर फर्ज करें कि उसको ये पता चलता है SCCP का रिकॉर्ड देख के कि ये कंपनी ऑलरेडी इस कोलेट्रल के अगेंस्ट फाइनेंसिंग ले चुकी है, तो वो क्या करेगा? वो देखेगा कि क्या ये कोलेट्रल, इसकी वैल्यू इतनी है कि इसमें से जो पहले इसने लोन लिया हुआ है वो भी ये सेटिस्फाई कर सके, और सब्सिक्वेंटली अगर मैं इसको लोन देता हूँ तो मेरे लोन की रिकवरी के चांसेस इस कोलेट्रल में से वो भी अच्छे हों, ठीक है। अगर वो ये वैल्यूएशंस वगैरह इन्वेंट्री की उसको फेवरेबल लगती हैं, उसके अदर क्राइटेरिया पे वो मीट करती है वो कंपनी, तो वो उसको लोन देने का डिसीजन कर सकता है, ठीक है। अब हम एक दूसरा केस देखते हैं, जहां पे जो एंटिटी लोन लेने जा रही है वो कंपनी नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, अभी ये जो इंफॉर्मेशन बैंक ने कंपनीज के केस में SCCP के रिकॉर्ड से ली और उस बॉर्रोवर का क्रेडिट रिस्क असेस किया, उस तरह की कोई इंफॉर्मेशन कंपनीज के अलावा जो एंटिटीज हैं उनके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली जो है बैंक्स इन एंटिटीज को, जो कंपनीज नहीं होती मूवेबल के अगेंस्ट लोन्स बहुत कम देते हैं, ठीक है। वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, कोई लैंड हो, कोई बिल्डिंग हो, तो मूवेबल एसेट्स को वो प्रेफर नहीं करते, जिसकी एक मेन रीजन ये है कि कोई ऐसा पब्लिक डेटाबेस अवेलेबल नहीं था जहां से ये चेक हो सके, बैंक्स अपना ये रिस्क कवर कर सकें कि बॉर्रोवर ने एक ही मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक से ज्यादा लोन्स तो नहीं लिए हुए, ठीक है, या क्या जनरल पब्लिक को पता है कि ये जो एसेट है इस एंटिटी का ये फ्री ऑफ एनी इंटरेस्ट है, इस पे किसी और का चार्ज नहीं है, ठीक। तो इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को जो हम डिस्कस कर रहे हैं कोलैटरल के ट्रांजैक्शंस के लिए कोई एक मेन और सिंगल पीस ऑफ लॉ नहीं था, इसके डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट लॉज में कवर होते थे, कुछ एरियाज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होते थे, कुछ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, इस तरह सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी रेलेवेंट था, जनरल क्लॉजेज एक्ट में, कि इस तरह पीस मील में डिफरेंट जगहों पे ये एरियाज एड्रेस हुए थे। तो कोई एक सिंगल लॉ नहीं था जो जिसको रेफर किया जा सके कि चार्ज कैसे क्रिएट होगा किसी एसेट पे, ठीक है, उस पे किसी की प्रायोरिटी कैसे होगी, उसकी इन्फोर्समेंट कैसे होगी। तो ये जो दोनों एलिमेंट मैंने आपको बताया कि एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्री और एब्सेंस ऑफ लॉ, इसको ग्लोबली भी एक बहुत बड़ी रुकावट समझा जाता है SME फाइनेंसिंग में, और सेम अप्लाइज टू पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे भी SME फाइनेंस में जो इश्यूज आते हैं उसमें अभी कोलेटरल का इशू डिस्कस हो रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि SMEs के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी स्मॉल SMEs के पास ज्यादातर नहीं होती, ठीक है, और मूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक्स एज अ कोलेटरल एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान में सिक्योर ट्रांजैक्शंस रिफॉर्म आई, जिसका पहला पार्ट जो था वो था 2016 में एक नया लॉ इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योर ट्रांजैक्शंस एक्ट। इस एक्ट में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आया कि एक ऐसी रजिस्ट्री बनाई जाए जो कि पब्लिकली जिसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो बैंक्स को भी, बोरवर्स को भी, जनरल पब्लिक को भी, जहां पे जो कंपनीज के अलावा एंटिटीज हैं अगर वो अपना किसी मूवेबल एसेट के अगेंस्ट कोलेटरल ऑफर करके लोन लेती हैं, तो इस ट्रांजैक्शन की या इस कोलेटरलाइजेशन की, इस सिक्योर ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन पब्लिकली इस रजिस्ट्री पे अवेलेबल हो। इसके बाद 2019 में लॉ जो था वो 2016 में आया, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं हो सका क्योंकि रजिस्ट्री बनने पे डिपेंड करती थी इसकी इफेक्टिवनेस। 2019 में ये प्रोजेक्ट जो था वो SCCP को आउटसोर्स हुआ और SCCP ने 2020 में अप्रैल 30 को सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री लॉन्च की, और इसी डेट को SCCP को सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री की ऑपरेशनलाइजेशन रिलेटेड जो पावर्स थी वो लॉ में भी डेलीगेट हो गई। अब ये लॉ है क्या बेसिकली?
ये जो सिंगल सेट ऑफ लॉ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योर ट्रांजैक्शंस एक्ट फॉर चार्जेस और सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन मूवेबल एसेट्स, ठीक है। और ये लॉ जो है ये सब एंटिटीज के लिए है, ये कंपनीज पे भी अप्लाई करता है, ये कंपनीज के अलावा जो एंटिटीज हैं ये उनके ऊपर भी अप्लाई करता है, और ये बाकी जो उससे पहले लॉज थे उन सबको ओवरराइड करता है, ठीक है। क्योंकि ये सारे मटेरियल जो एलिमेंट्स हैं किसी भी सिक्योर ट्रांजैक्शन के मूवेबल एसेट के अगेंस्ट उसको कवर करता है। और इसका सिर्फ एक पार्ट जो मैंने अभी रजिस्ट्री वाला पार्ट है इस लॉ का, वो कंपनीज पे अप्लाई नहीं करता, क्योंकि कंपनीज ऑलरेडी अपने चार्जेस कंपनीज एक्ट में SECP के पास रजिस्टर करवा रही हैं। और अभी मैंने लेटेस्ट अमेंडमेंट की बात की, 2020 में इस एक्ट में अमेंडमेंट्स आई और इस लॉ को और ज्यादा फ्लेक्सिबल किया गया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोरोवर्स के वो अपने डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स को ऑफर करके एज अ कोलेटरल लोन्स ले सके, और दूसरी तरफ जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसको भी जो प्रोटेक्शन है अंडर लॉ उसको इनहेंस करने के लिए भी लॉ में अमेंडमेंट्स आई। बोरोवर के पर्सपेक्टिव से इसमें जो अमेंडमेंट्स आई उसमें ये था कि अभी एक कोई बोरोवर अपने फ्यूचर एसेट्स जो अभी उसके पास नहीं है उनके अगेंस्ट भी लोन अप्लाई कर सकता है अगर उसका बैंक एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अगर उसकी कोई कोलेट्रल है, उसकी कोई प्रोसीड्स उसको कुछ अरसे बाद मिलनी है, ठीक है, या उससे कोई प्रोडक्ट्स बननी है फ्यूचर में, तो वो उस फ्यूचर प्रोडक्ट के अगेंस्ट भी लोन जो है वो ले सकता है, ठीक है। इसी तरह आपकी जैसे इन्वेंट्री है, अगर आज एक आपके पास इन्वेंट्री है वो रिप्लेस होती है, कल को और इन्वेंट्री आ जाती है, ठीक है, और इस तरह चलता रहता है। तो आपके जो फ्यूचर में आपकी ओरिजिनल इन्वेंट्री को जो रिप्लेस करेगी इन्वेंट्री, आप उसके अगेंस्ट भी उसको भी एज अ कोलेटरल ऑफर कर सकते हैं इफ इट इज एक्सेप्टेबल टू योर बैंक। उसके अलावा एक फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने रिसीवेबल जो हैं वो सेल कर दें, या अपने रिसीवेबल्स पे आपसे कुछ चार्ज क्रिएट कर दें और उसके अगेंस्ट लोन लें। तो इस कॉन्सेप्ट को भी इसमें स्पेसिफिकली कवर किया गया अमेंडमेंट्स के थ्रू। उसके अलावा तो जो टाइप ऑफ डेट्स हैं उसके स्कोप को भी इनहेंस किया गया थ्रू अमेंडमेंट्स, कि आप हर तरह का लोन जो है वो सिक्योर करा सकते हैं, बेशक वो करंट आपका लोन है या आपने फ्यूचर में कोई लोन लेना है लेकिन वो आज आप इंश्योर करने चाह रहे हैं कि आज से 2 साल बाद आपको ये लोन मिल जाए, उसके लिए आप आज एक एग्रीमेंट कर लें बैंक के साथ और उसको जो भी आपका कोलेटरल है ये सब चीजें डिसाइड कर लें, लोन आपको फ्यूचर में मिलेगा लेकिन श्योरिटी आपको आज उसकी मिल जाएगी। इस तरह कोई कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन है, कोई मॉनेटरी ऑब्लिगेशन है, ये नॉन मॉनेटरी ऑब्लिगेशंस हैं, हर तरह के डेट्स और ऑब्लिगेशंस को एज पर लॉ सिक्योर किया जा सकता है। इसके अलावा जो सिक्योर्ड क्रेडिटर के कॉन्टेक्स्ट में इसमें जो चेंजेस रिकमेंड प्रपोज हुई उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को एब्सोल्यूट प्रायोरिटी दी गई, कि अगर फर्ज करें कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये होता है कि सबसे पहले गवर्नमेंट के ड्यूज जाते हैं, उसके बाद लेबर क्लेम्स आते हैं और फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर की बारी आती है। लेकिन इसमें इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो सिक्योर्ड क्रेडिट जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो SMEs को फाइनेंस जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल उसमें हो अपनी अप्रोच में, वो उसी सूरत में हो सकते हैं जब उनका जितना ज्यादा उनका रिस्क कवर होगा, ठीक है। तो इसलिए इस लॉ में उनको एब्सोल्यूट प्रायोरिटी दी गई कि अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो सबसे पहले उनका क्लेम सेटल होगा, फिर बाकी क्लेम सेटल होंगे। उसके अलावा एक एक्विजिशन फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बैंक एक कोई एसेट अक्वायर करने के लिए किसी को लोन देता है, तो इस केस में उस बैंक को ये प्रायोरिटी दी गई कि अगर वो किसी एसेट को अक्वायर करने के लिए लोन देता है तो उस एसेट पे उसकी प्रायोरिटी रहेगी, बेशक उस पे ऑलरेडी किसी ने चार्ज क्रिएट करवाया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स अप्रैल 30 को आई थ्रू एन ऑर्डिनेंस। सब्सिक्वेंटली ये ऑर्डिनेंस एक्सटेंड हुआ दिसंबर 30 तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पार्लियामेंट से अभी तक पास नहीं हो सका, अभी भी ये पार्लियामेंट में पेंडिंग है और जैसे ये अप्रूव होगा तो ये अमेंडमेंट्स फिर से इफेक्टिव हो जाएंगी। इसीलिए मैंने इनको इस द रेड में हाईलाइट किया हुआ है, ये शो करने के लिए कि ये अभी फिलहाल अभी करंटली ये इन्फोर्स नहीं है। अच्छा, इसके बाद स्कोप ऑफ जो लॉ है सिक्योर ट्रांजैक्शन लॉ, वो ये है कि ये हर तरह की
जो मूवेबल प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं करता। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग इस लॉ में कवर नहीं होते। इसी तरह ये बुक एंट्री सिक्योरिटीज को अप्लाई नहीं करता, जो कि जैसे जिसकी एक मिसाल है कि लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके शेयर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में CDC में पड़े होते हैं, तो वो इस लॉ के स्कोप से आउट हैं। इसी तरह अगर कहीं ऑपरेशन ऑफ लॉ से कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो इसमें कवर नहीं होता। एयरक्राफ्ट और वेसल पे जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो इस लॉ के स्कोप से आउट है। इसके अलावा बाकी सब मूवेबल एसेट्स इस लॉ में फॉल करते हैं। इसमें हर तरह का सिक्योरिटी इंटरेस्ट, हर तरह का चार्ज कवर होता है, बेशक वो फिक्स चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज है, हाइपोथिकेशन है, प्लेज है, लीन है, ठीक है। इसी तरह कुछ डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस हैं जो कि इन सब्सटेंस तो सिक्योर ट्रांजैक्शंस हैं लेकिन नॉर्मली हम उनको सिक्योर ट्रांजैक्शंस नहीं कहते, तो वो भी इस लॉ में एज अ सिक्योर ट्रांजैक्शन क्लैरिफाई कर दिया गया है कि ये भी सिक्योर ट्रांजैक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल रिटेंशन ऑफ टाइटल सेल अरेंजमेंट्स होती हैं, हायर परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं बैंक्स के और कस्टमर्स के, फाइनेंस लीजेस होती हैं, सेल्स एंड लीज बैक है, ठीक है। लेकिन इस लॉ में जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है जो कि फाइनेंसिंग कर सकता है और उसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि बैंक हैं या माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं। तो इसमें अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई और जो क्रेडिटर है वो इस लॉ में फॉल नहीं करता। अभी हमने बात की कि इस लॉ में हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी कवर होती है, ठीक है। जो लॉ में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी हुई है वो बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत वाइड है। वो लॉ कहता है कि हर प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी इस लॉ में कवर होती है, ठीक है। और कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं, जैसे इसमें इन्वेंट्री भी कवर होती है, इसमें मोटर व्हीकल्स भी हैं, रिसीवेबल्स भी हैं, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वेयरहाउस रिसीट्स वगैरह हैं, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है। इस तरह अगर किसी का कोई पार्टनरशिप में इंटरेस्ट है या किसी और तरह की एंटिटी में कोई ओनरशिप इंटरेस्ट है, प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, फिक्सचर्स हैं, फिटिंग्स हैं, हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी इस लॉ में फॉल करती है और इन सब पे चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। अभी इस लॉ में जैसे मैंने आप बताया कि आपको ये एक सिंगल लॉ आ गया जो कि सिक्योर ट्रांजैक्शन के तमाम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को कवर करता है। सबसे पहले ये बताता है कि क्रिएट कैसे होगा चार्ज या सिक्योरिटी इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा। उसके लिए पहले बॉर्वर में और सिक्योर्ड क्रेडिटर में एक एग्रीमेंट होगा, ठीक है। और कुछ केसेस में जहाँ पे आपकी एग्रीमेंट की टर्म्स ये होंगी कि बॉर्वर ने कोलेट्रल को ट्रांसफर भी करना है, उसकी पोजेशन भी बैंक को देनी है, तो वहां पे वो पोजेशन ट्रांसफर होगी। और सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो उस कोलेट्रल के अगेंस्ट कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल कोई मॉनेटरी वैल्यू कस्टमर को देगा, ठीक है। और कस्टमर के लिए कंडीशन ये है कि उसके पास या तो वो ओनर हो कोलेट्रल का या उसके पास राइट्स हों कि वो उस कोलेट्रल के राइट्स किसी और को ट्रांसफर कर सके। इसके बाद फिर ये थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन बॉर्वर एंड अ बैंक, तो अब ये जो चार्ज है ये इन दो पार्टीज के अगेंस्ट तो परफेक्ट हो गया या लीगली इफेक्टिव हो गया, लेकिन उस पर एक से ज्यादा लोगों ने उसके अगेंस्ट फाइनेंसिंग की हुई है, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ है, तो अब उसमें से तो क्या होगा, ऐसा क्या एक्शन होगा कि जिसके बाद करने के बाद ये जो चार्ज क्रिएट हुआ है दो पार्टीज के दरमियान ये किसी तीसरे बंदे के लिए भी लीगली इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रायोरिटी को डील करता है ये कि अगर एक ही कोलेट्रल पे एक से ज्यादा बैंक्स ने चार्ज क्रिएट किया है तो उसमें से प्रायोरिटी किसकी होगी, ठीक है। इसके बाद फिर ये लॉ बताता है कि जब चार्ज क्रिएट हो गया और फर्ज कर रहे हैं बैंक जो कस्टमर है उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो अब उसकी रिकवरी कैसे होगी। तो उसमें ये लॉ जो है वो दोनों ऑप्शंस देता है। रिकवरी ऑफ फाइनेंस एक्ट में जाके सूट भी फाइल हो सकता है, और कुछ केसेस में जैसे जहाँ पे उसके पास बैंक के पास पोजीशन वगैरह है एसेट की, तो वहाँ पे वो खुद भी उसको अप्रोप्रिएट करके कोलेट्रल को
उसमें से अपनी जो फाइनेंसिंग है वो रिकवर कर सकता है। अभी हमने सिक्योरिटी एग्रीमेंट की बात की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है, रिक्वायरमेंट है टू क्रिएट अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट या चार्ज। तो इस सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इस जो एग्रीमेंट होगा सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इसमें क्या जो मिनिमम कंटेंट्स होने चाहिए, तो वो भी ये लॉ बताता है कि इसमें दोनों जो पार्टीज हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर है या कस्टमर है, इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स होंगी। कौन सी ऑब्लिगेशंस, कौन से लोन सिक्योर हो रहे हैं, वो इसमें क्लियरली मेंशन होंगे। किस कोलेट्रल के अगेंस्ट लोन दिया जा रहा है, वो कोलेट्रल इसमें स्पेसिफिकली मेंशन होगा। ऐसे मेंशन होना चाहिए जैसे कि उससे वो आइडेंटिफाई किया जा सके ये कौन सा कोलेट्रल है। ठीक है, उसकी बिल्कुल बहुत स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी डिस्क्रिप्शन देना काफी है जिससे वो कोलेट्रल आइडेंटिफाई हो सके और आपका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कब हो रहा है। ठीक है, तो सिक्योरिटी एग्रीमेंट एक प्राइमरी कंडीशन है चार्ज क्रिएट करने के लिए, लेकिन कुछ टाइप के चार्जेस ऐसे हैं कि जहाँ पे सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है वो उसको इन राइटिंग होना जरूरी नहीं है। उसकी दो एग्जांपल्स ये हैं, जैसे कोलेट्रल जहाँ पे टाइटल डॉक्यूमेंट आप कोलेट्रल के तौर पे ले रहे होते हैं, जैसे वेयरहाउस रिसीट्स होती हैं। इसी तरह एक दूसरी टाइप की ट्रांजैक्शन जिसमें सिक्योरिटी एग्रीमेंट करना जरूरी नहीं है, वो है जब आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे, फॉर एग्जांपल चेक्स पे या प्रोमिसरी नोट्स पे आप चार्ज क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी सिक्योरिटी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद अभी जब ये दो पैरेलल रिजीम्स हैं सिक्योर ट्रांजैक्शंस के, एक है फॉर कंपनीज और एक है फॉर अदर देन कंपनीज। ठीक है, कंपनीज के लिए जैसे कि हिस्टोरिकली 1913 से जो चार्जेस का चैप्टर है वो कंपनीज एक्ट में डिस्कस डील हो रहा है, जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस की बात करता है विद SCCP। ठीक है, लेकिन अभी ये जो न्यू लॉ आया है इसमें ये ज्यादा डिटेल्ड प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ चार्ज, और उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, उसकी परफेक्शन कैसे होगी, ये चीजें क्योंकि कंपनीज एक्ट में प्रोवाइडेड नहीं थी ऑलरेडी, तो इसलिए इस नए लॉ के ये चैप्टर्स भी कंपनीज के ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके अलावा जो तीसरा सेट ऑफ रेगुलेशंस हैं कंपनीज के लिए, वो है जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स रेगुलेशंस, जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं जिनके थ्रू चार्जेस जो हैं वो फाइल होते हैं SCCP के पास। ये था कंपनीज के बारे में। अब जो वो एंटिटीज जो कि कंपनियां नहीं हैं, उनके लिए जो रेलिवेंट लॉ है वो ये जो न्यू लॉ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सिक्योर ट्रांजैक्शंस एक्ट है, ये रेलिवेंट है। इसके बाद इसके रजिस्ट्री के रूल्स हैं 2019 के, और सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री रेगुलेशंस है 2020 के। ठीक है, ये तीन सेट्स ऑफ रेगुलेशंस हैं, ये अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ चार्ज क्रिएशन बाय एंटिटीज अदर देन कंपनीज। इसके बाद एक और फर्क है कि जब कंपनी जब चार्ज क्रिएट करती हैं तो वो रजिस्टर होता है कंपनीज एक्ट में, और वो रजिस्ट्री कंपनीज एक्ट में SCCP हमेशा से मेंटेन कर रहा है। ठीक है, और वहां पे कंपनी जाके चार्ज फाइल करती है SCCP के साथ, और अगर कंपनी नहीं करती तो बैंक के पास भी राइट है, वो भी आके रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये एक चार्ज मैंने क्रिएट किया था, कंपनी ने इसको रजिस्टर नहीं कराया तो इसको रजिस्टर करे। तो फिर SCCP इसको एक प्रोसीजर फॉलो करके बैंक की रिक्वेस्ट पे भी चार्ज कर सकता है, रजिस्टर हो सकता है। लेकिन जब किसी एंटिटी के मूवेबल एसेट्स पे चार्ज क्रिएट होगा तो वो इस रजिस्ट्री में, या ये जो सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इस रजिस्ट्री में रजिस्टर होगा, और ये रजिस्ट्री भी अभी SCCP ही एडमिनिस्टर कर रहा है। अच्छा, अब सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री के स्कोप में हर तरह की एंटिटी आती है। ठीक है, एनी पर्सन अदर देन अ कंपनी, इसमें नेचुरल पर्सन भी हैं, इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप्स भी हैं, इसमें ट्रस्ट भी हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स भी हैं, ठीक है, सोसाइटीज भी हैं, NGOs भी हैं। ठीक है, हर तरह की एंटिटी अदर देन कंपनी, उसका चार्ज सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री में रजिस्टर हो सकता है। अब जो सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री में कैसे रजिस्टर होता है, ये इंफॉर्मेशन ज्यादा रेलिवेंट है फॉर बैंक्स, कि हमारे पास मोर देन 30 बैंक्स हैं जिन्होंने अपने अकाउंट सेटअप किए हुए हैं। ठीक है, उनके लिए हम एक मेन क्लाइंट अकाउंट बनाते हैं,
और उसके बाद फिर वो अपने डिफरेंट सब यूजर्स खुद ऐड करते हैं। जैसे हमने एक मेन अकाउंट किसी एक बैंक का बना दिया, अब वो अपनी डिफरेंट ब्रांचेस में से रेलेवेंट लोगों के अकाउंट्स, वो सब अकाउंट्स खुद क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, रजिस्ट्री पे जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है, फुल्ली ऑटोमेटेड है, इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होती। जैसे ही कुछ चार्ज बैंक फाइल करता है वो फौरन एक्सेप्ट हो जाता है और फौरन रजिस्ट्री में सर्च पर्पसेस के लिए अवेलेबल हो जाता है। कि यानी जैसे ही अगर आपने 3 बजे चार्ज फाइल किया है और वो एक्सेप्ट हो गया है, तो वो 3:01 पे कुछ सर्च करेगा तो उसको वो रजिस्ट्री में नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद जो सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री की एक सेपरेट वेबसाइट है एससीसीपी की वेबसाइट से अलग, जहाँ पे उसके तमाम लॉज जो रेलिवेंट हैं, उसका जो फी स्केड्यूल है, उस पे जो चार्जेस फाइल करने का प्रोसेस है, उसके लिए डिफरेंट गाइड्स अवेलेबल हैं। और उसके अलावा बैंक्स, क्योंकि इसमें चार्ज जो है वो फाइल सिर्फ और सिर्फ बैंक्स कर सकते हैं, तो इसलिए हमने बैंक्स के लिए एक स्पेशल टेस्टिंग पोर्टल की फैसिलिटी भी रखी है कि अगर वो उनके जो न्यू यूजर्स हैं वो एक्चुअल फाइलिंग करने से पहले टेस्ट करना चाहें कि मैं ये स्टेटमेंट कैसे फाइल करूं, तो वो इस पोर्टल की एक्सेस हमसे ऑन रिक्वेस्ट बेसिस ले सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्री में रजिस्टर कैसे होता है, तो इसमें बैंक्स को थोड़ा सा आइडिया होगा। जब वो कंपनी के जब चार्जेस रजिस्टर होते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं। फाइल एक चार्ज रजिस्टर करने के लिए होती है, फिर उसके बाद अगर कोई इसमें कुछ चेंज होती है ओरिजिनल चार्ज में, तो फिर एक मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट फाइल होती है। ठीक है, और जब वो चार्ज सेटिस्फाई हो जाता है, बैंक को अपना लोन वापस मिल जाता है, तो फिर बैंक उसको सेटिस्फाई कर देता है। उसके लिए एक सेटिस्फेक्शन की एक स्टेटमेंट फाइल होती है। सेम प्रोसेस जो है वो एसटीआर में है कि इसमें जब ओरिजिनल चार्ज रजिस्टर होता है तो बैंक से एक फाइनेंसिंग स्टेटमेंट फाइल करते हैं। उस स्टेटमेंट का नाम है फाइनेंसिंग स्टेटमेंट। ठीक है, सब्सिक्वेंटली जब उस चार्ज में कोई चेंज आती है, फर्ज करें उसमें अमाउंट जो सिक्योर्ड है वो चेंज हो गई, या उसमें कोलेट्रल कोई ऐड हो गया, या कोई कोलेट्रल उसमें से निकल गया, तो उसको, या कोई और एरर रह गया ओरिजिनल स्टेटमेंट में, तो उसको करेक्ट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट फाइल होती है। और जब लास्ट में कस्टमर अपना लोन पे बैक कर देता है और उसका कोलेट्रल रिलीज हो जाता है, तो बैंक रजिस्ट्री में एक टर्मिनेशन स्टेटमेंट फाइल कर देता है, जिसके बाद की जो ओरिजिनल स्टेटमेंट्स थी जिसके थ्रू चार्ज क्रिएट हुआ था वो टर्मिनेट हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें जो प्राइमरी राइट है वो तो बैंक का है कि वो ही चार्ज क्रिएट कर सकता, फाइल कर सकता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि किसी एंटिटी जिसके बिहाफ पे बैंक ने चार्ज क्रिएट किया है उसको लगे कि ये चार्ज, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोलेट्रल सही ऐड नहीं हुआ, या इसमें जो अमाउंट है वो ज्यादा एंटर हो गई है, तो वो एंटिटी भी रजिस्ट्री से रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप इसको मॉडिफाई करें या आप इसको टर्मिनेट करें। अच्छा, चार्ज फाइल करने के लिए बैंक्स के पास जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि उनके पास एक ऑथराइजेशन होनी चाहिए एंटिटी की तरफ से कि ये चार्ज क्रिएट हो गया है। ठीक है, और फिर और जब तक ये ऑथराइजेशन नहीं होगी तो बैंक ने अगर चार्ज फाइल भी कर दिया है तो वो लीगली इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, और ये जो ऑथराइजेशन है इसके लिए सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जो प्रॉपर सिक्योरिटी एग्रीमेंट होता है बैंक और कस्टमर के दरमियान, उसका साइन होना जरूरी नहीं है ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्ज, बल्कि अगर किसी लेटर के थ्रू एंटिटी बैंक को ऑथराइज कर देती है कि ये चार्ज क्रिएट हो गया है और इसको फाइल किया जा सकता है, तो बैंक इसको सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन होने से पहले भी फाइल कर सकता है। इसके बाद और जो इसके बाद जो मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट जब बैंक फाइल करता है सब्सिक्वेंटली, तो उसमें नॉर्मली ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती। सिर्फ 1-2 केसेस में ऑथराइजेशन की जरूरत होती है कि जब कोई नया कोलेट्रल ऐड हो रहा हो, या जो सिक्योर्ड अमाउंट है जिसके अगेंस्ट लोन, जो लोन अमाउंट है, अगर वो चेंज हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, तो फिर बैंक को कस्टमर से दोबारा से ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर नॉर्मल चेंज है कि बैंक कोई कस्टमर का एड्रेस चेंज हो गया है
या बैंक का एड्रेस चेंज हो गया है, कस्टमर का नाम चेंज हो गया है, तो इस तरह की जो माइनर चेंजेस हैं उनके लिए कस्टमर की ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि सिक्योरिटी एग्रीमेंट और ऑथराइजेशन ये बैंक और कस्टमर आपस में साइन करते हैं, इसको रजिस्ट्री में फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अब जो बैंक स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जिसके थ्रू बैंक्स चार्ज क्रिएट करते हैं या चार्ज रजिस्टर करते हैं सिक्योर ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री में, उसके मिनिमम कंटेंट्स आप इस पे देख रहे होंगे इस स्लाइड पे। तो उसमें सबसे पहले है एंटिटी का नाम होना जरूरी है, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर का नाम उसमें और इसका एड्रेस एंटर होता है। एंटिटी के नाम में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए उनका CNIC या पासपोर्ट उनका नाम होता है, और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उनके लिए जो उनका ऑफिशियल नेम एंड एड्रेस है वो एंटर होता है, ठीक है। और उसके अलावा आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट है इसमें एक मैक्सिमम टाइम है, जो कि मैक्सिमम टाइम है 5 इयर्स। आप 5 इयर्स के लिए एक चार्ज रजिस्टर कर सकते हैं। और जब 4-5 साल का पीरियड पूरा हो जाएगा तो उस टाइम को पूरा होने पे जब भी 5 साल का टाइम पीरियड पूरा होगा तो वो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी रजिस्ट्री से। बैंक को खुद से उसको टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए कहा गया कि अगर कोई फिक्स टर्म लोन है तो उसको उसके लिए बार बार बैंक को रजिस्ट्री को एक्सेस ना करना पड़े। लेकिन अगर एक बैंक 5 साल से ज्यादा का लोन है तो वो जो पीरियड है एक्सपायर होने से पहले बैंक्स जो हैं वो उस टर्म को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंसिंग स्टेटमेंट में कोलेट्रल डिस्क्रिप्शन आती है कि कौन सा कोलेट्रल है जिसके अगेंस्ट लोन एक्सटेंड किया जा रहा है, और उसकी जो डिटेल्स होंगी जो कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी हो वो उसमें मेंशन की जाती है। इसके बाद फाइनेंसिंग स्टेटमेंट में एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का है पार्ट आता है जिसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं बैंक्स, जो कि सिर्फ रजिस्ट्री के यूज के लिए है, वो जनरल पब्लिक को या दूसरे बैंक्स को स्टेटमेंट की शक्ल में अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि बैंक का जो क्लाइंट है जिसको बैंक लोन दे रहा है और जिसके कोलेट्रल के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट हो रहा है, क्या वो बैंक का एग्जिस्टिंग क्लाइंट है या फिर न्यू क्लाइंट है कोई, उसकी क्लाइंट की जेंडर कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, किस सेक्टर में वो काम कर रहा है, उसका साइज क्या है एज पर SBP रेगुलेशंस, और किस टाइप के कोलेट्रल के अगेंस्ट लोन दिया जा रहा है, किस टाइप की फैसिलिटी एक्सटेंड की जा रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन एज अ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फाइनेंसिंग स्टेटमेंट में, जो कि चार्ज रजिस्टर करने की स्टेटमेंट है, उसमें मेंशन होती है। अब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं फाइनेंसिंग स्टेटमेंट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो आपकी जो फाइनेंसिंग स्टेटमेंट है, जो चार्ज रजिस्टर्ड है, वो पूरा का पूरा इनफेक्टिव हो जाएगा। अगर एंटिटी का नाम गलत है, एंटिटी का अगर कोई इंडिविजुअल है उसका CNIC नंबर गलत है, या फिर कोलेट्रल की डिस्क्रिप्शन सही नहीं दी हुई, आपने सही कोलेट्रल मेंशन नहीं किया हुआ, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि फाइनेंसिंग स्टेटमेंट्स में बैंक्स के पार्ट पे इंश्योर करना जरूरी है कि ये इंफॉर्मेशन करेक्टली एंटर हो रही है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि जो STR है ये एक पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस है। पब्लिक बैंक्स इसको फ्री ऑफ चार्ज सर्च कर सकते हैं। इसको सर्च करने के लिए अकाउंट भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सूरत में सर्च के लिए अकाउंट ओपन करने की जरूरत है, अगर आप किसी ने सर्टिफाइड कॉपी लेनी है, ठीक है, उसकी एक नॉमिनल सी फी है और उसके लिए सर्च ओनली अकाउंट है जो कि वेबसाइट ही से क्रिएट हो जाता है, उसमें कोई अप्रूवल प्रोसेस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है।
और एक इम्पॉर्टेंट बात जो बैंक्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगी कि बैंक्स नॉर्मली कंपनीज के चार्जेस SCCP ऑफिस में जाके सर्च करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन अब इस जो STR की वेबसाइट है वहाँ पे भी अवेलेबल है। वहाँ पे कंपनीज के चार्जेस दो अभी रजिस्टर नहीं हो सकते, लेकिन वहां से ये सारी इंफॉर्मेशन सर्च हो सकती है। और सर्च किस तरह से हो सकती है, उसमें कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं जिनके थ्रू जिनको यूज करते हुए सर्च हो सकती है। जैसे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके CNIC के अगेंस्ट सर्च हो सकती है। दूसरे जो बिजनेसेस हैं जैसे ट्रस्ट हैं, पार्टनरशिप्स वगैरह हैं, उनके नाम के अगेंस्ट सर्च हो सकती है एंटर किया हुआ है रजिस्ट्री में, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट सर्च हो सकती है। ठीक है। और अगर कंपनीज हैं या जो SCCP के पास लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स रजिस्टर होती हैं, अगर उनके चार्जेस हैं तो वो उनको जो SCCP रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करता है उस नंबर के अगेंस्ट चार्जेस रजिस्ट्री को सर्च किया जा सकता है। अब ये रजिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, शुरू में भी हमने बात की, ये बैंक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बैंक्स को ये पता चलता है कि उनको जो कोलेटरल ऑफर हो रहा है वो उस कोलेटरल के लिए कहाँ पे खड़े हैं, उनकी प्रायोरिटी कहाँ पे है, क्या उनसे पहले तो कोई उस पर चार्ज क्रिएट नहीं कर चुका, ठीक है, या अगर कर चुका है तो कितनी वैल्यू का कर चुका है। ठीक है, तो इसलिए एक बैंक्स के लिए ये एक रिस्क असेसमेंट टूल है। और अगर हम बॉर्वर्स की बात करें तो बॉर्वर्स अगर ऐसी किसी सिक्योर ट्रांजैक्शन में एंटर हुए हैं, उन्होंने अपना कोई कोलेटरल ऑफर किया है और उसके अगेंस्ट लोन लिया है, तो वो इस रजिस्ट्री से सर्च कर सकते हैं कि क्या करेक्ट डिटेल्स एंटर हुई हैं इस रजिस्ट्री में, क्या लोन की अमाउंट सही एंटर हुई है, क्या जो कोलेटरल उन्होंने ऑफर किया है बैंक ने वही कोलेटरल रिकॉर्ड करवाया रजिस्ट्री में। ठीक है, इसी तरह इसका एक बेनिफिट जो है वो आम लोगों के लिए भी है। ठीक है, अगर फर्ज करें आप किसी एंटिटी से कोई एसेट परचेज करने जाते हैं और आप ये देखना चाहें कि क्या इस एसेट में किसी और का राइट तो नहीं है पहले आपसे पहले, ठीक है, किसी ने इसके अगेंस्ट कोई लोन तो नहीं दिया हुआ और उसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट किया हुआ, तो वो लोग भी इस रजिस्ट्री को सर्च करके ये इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट व्यू कर सकते हैं। ये है हमारी रजिस्ट्री की वेबसाइट का जो मेन पेज। ठीक है, ऊपर आपको वेबसाइट का एड्रेस नजर आ रहा होगा। और अगर अभी हमारे पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू देना चाहूंगी आप लोगों को वेबसाइट का। सुफियान, हमारे पास टाइम है अभी? जी मैम, ऑलमोस्ट 2-3 मिनट हो सकते हैं आपके पास। अच्छा, ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ठीक है, फिर कल क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। ठीक है, वेबसाइट एड्रेस तो अवेलेबल है, सब कोई इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है। और अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम होता है तो हमारा इधर हेल्प का एक आइकन है, इधर भी नजर आ रहा होगा, उसके थ्रू रजिस्ट्री को अप्रोच किया जा सकता है हर टाइप की क्लैरिफिकेशन के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप बता दें। Thank you, Khalida. It was very informative presentation and I hope हमारे जो participants हैं वो इससे जरूर benefit उठाएंगे। इससे पहले कि कोई question करे, मेरा एक question जो है वो commercial banks के साथ है। मैं ये इनसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों को आप लोगों ने क्या ये वाला इनिशिएटिव अभी इम्प्लीमेंट किया है सियालकोट रीजन में? मैंने पहले भी 1-2 दफा ये क्वेश्चन पूछा है। और क्या मतलब अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आप लोगों को क्या इश्यूज आ रहे हैं? क्योंकि मैम खालिदा हमारे साथ हैं, तो अगर कमर्शियल बैंक्स वाली साइड से आप कोई बात उनसे पूछना चाहें, अगर आपको इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग का इशू है तो डेफिनेटली हर बैंक की अपनी एक पॉलिसी भी है, क्रेडिट पॉलिसी भी है, तो उसके मुताबिक ही वो लोग करेंगे। तो मैं बैंक्स वाली साइड से थोड़ा सा फीडबैक चाहती हूँ इस ई-रजिस्ट्री इनिशिएटिव पे। समीर साहब एंड इरफान साहब हैं यहाँ पे, तो anybody want to answer or contribute to this? Because I think this is a very good initiative. तो उन्हें जनाब मेरी कंप्लेंट शो करती है, मैं फिर हट गया। मैं कहा देखो गल है वे कि मैं एफ सिनेरियो, तो वो कहता नहीं कोई गल नहीं संभाल लेने, ऐसी कोई दिक्कत नहीं।
और कि ना है अपना स्टेट लाइक दा किसी राज्य पता नहीं की प्लीज समीर साहब को अनम्यूट करो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव अशफा। उसमें ये है कि बैंक्स डेफिनेटली इसको यूज तो कर रहे हैं। हमारे एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड है यहाँ पे ट्रांजैक्शंस एक्चुअली सियालकोट हब में तो नहीं होती हैं, क्योंकि लाहौर में और कराची में ही ये ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। लेकिन ये डेफिनेटली बैंक जो है इसको यूटिलाइज कर रहा है। हमारे साथ लाहौर ऑफिस इस वक्त कोई है नहीं है, नहीं तो मैं वहां से कंफर्म करा देता। लेकिन एज फार एज दिस सेशन इज कंसर्न्ड और जो इन्फॉर्मेशन मिली है इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, और कस्टमर्स के लिए भी इसके अंदर बड़े बेनिफिशियल है कि कस्टमर्स खुद भी इसको चेक कर सकते हैं कि बाज़ का गलत चार्ज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको पता, कस्टमर को पता भी नहीं होता, मिस्टेक होती है तो कस्टमर चेक कर लेता है, और कस्टमर अपने एंड के ऊपर भी कुछ स्क्रूटनी कर सकता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स की और अपनी बोरिंग के ऊपर कि जी मेरे चार्ज डॉक्यूमेंट जो है वो ठीक तरह से आगे रजिस्टर हुए हैं कि नहीं हुए हुए। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और मेरे ख्याल से बैंक सारी इसको यूटिलाइज कर रहे होंगे, क्योंकि ये सबके लिए आसानी है इसके अंदर। किसी के लिए ऑटोमेशन जो है वो दैट इज द फ्यूचर, और सबके लिए इसके अंदर आसानी है, और सब उसको यूटिलाइज करके उनके लिए जो है अपने सिस्टम को मैनेज करना, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करना इजी हो गया सबके लिए। थैंक यू समीर साहब। सिमाप से जिशान साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे मैंने आप प्रेजेंटेशन के शुरू में भी आपको बताया था कि हम एससीसीपी को हमने ऑन बोर्ड लिया है, और स्पेशली उन बॉर्डर्स के लिए जिनको कोलेट्रल का इशू होता है। तो आपने भी प्रेजेंटेशन सुनी है, या आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आपको भी चाहिए कि आप अपने जो आपके मेंबर्स हैं आपके एसोसिएशन के, आप उन तक ये कम्युनिकेट करें कि अगर वो कोई टेंजिबल, स्पेशली अगर कोई वो इमूवेबल एसेट लैंड या इस तरह की चीजें नहीं अटैच करवा सकते, तो उनकी जो बाकी चीजें जैसे मैम खालिदा ने बताया, तो वो उनके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। मैम आई गेस निशांत सर अभी डिस्कनेक्ट हो गए, अभी वो ऑनलाइन सेक्टर से अभी वो चलिए, अगर ऑडियंस से कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम इमरान साहब से पूछ के, या इमरान साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं तो हम अदरवाइज सेशन को कंक्लूड करते हैं। नहीं, वो कमेंट तो खैर कोई नहीं है। असल में तो जाहिर है कि हमें पूछना था, आपने पूछा सिमाप से कि आज अगर हमने उनको चीज़ें बताई हैं, क्या कोई वाकई फ़ायदेमंद चीज़ें थी या नहीं थी? अगर नहीं थी तो उनकी क्या तवक्कुआत थी जिसको हम उनके जहन में थी और हम पूरा नहीं कर पाए? इस पे अगर बात हो जाए तो अच्छा था। अगर नहीं हो पा रही तो फिर आप बाद में उनसे पूछ लीजिएगा। ऑडियंस में कोई, थैंक यू सर, थैंक यू इमरान साहब। ऑडियंस में अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हमें, वी आर हियर फॉर द टाइम बीइंग, अदरवाइज वी विल कंक्लूड द सेशन। मैम चीफ साहब कोई कमेंट करेंगे इनसे? ठीक है, करवाएं। आई गेस क्वेश्चन नहीं है सर, तो सर आप, आई वुड रिक्वेस्ट यू आप कंक्लूड कर दीजिए। सफियान, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब आ रही है आवाज? जी जी सर, आई वाज सेइंग कि अब आप कंक्लूड कर दें सर, आई गेस क्वेश्चन नहीं और। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी। ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज कॉर्पोरेशन सियालकोट, मैं इमरान अहमद साहब, एडिशनल डायरेक्टर डेवलपमेंट फाइनेंस स्पोर्ट डिपार्टमेंट स्टेट बैंक कराची, जिशान तारिक साहब चेयरमैन सिमाप, डॉक्टर शुमाइला सिकंदर और सना अली फ्रॉम टीडैप, और मिस खालिदा परवीन फ्रॉम एससीसीपी एडिशनल डायरेक्टर जो हैं, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बाकी जिन मेंबर्स ने सिमाप से और जो बैंकिंग कम्युनिटी ने हमें ज्वाइन किया, आई एम ऑल्सो थैंकफुल to them for joining us in this session.
तो होप करता हूँ कि इस सेशन के बाद जो है, अगर आपको इसके बाद भी खासकर सिमाप से जो बैठे हैं कोई इशू प्रॉब्लम कोई आपको आते हैं, कोई अभी भी क्लैरिटी नहीं है, तो काइंडली आप हमें फ्रीली कांटेक्ट करें। हमारी टीम अनकरीब वो जो क्वेश्चनियर वाला इशू है उसके ऊपर भी सिमाप में मीटिंग कर लेगी और फिर उसको भी हम एमिकेबली जो है वो डिसॉल्व कर लेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। Thank you so much, sir. Once again, Thank you so much, sir, and Allah Hafiz. Allah Hafiz, everyone.